Respected Ravi Verma ji, Chairman Emirates, and Sumanta Reddy ji, जो present chairman of this organization, esteemed dignitaries of the sitting in the hall, industry leaders and real estate professionals, ladies and gentlemen. First of all, as you know that today is 21st March, that is World Realtors Day. I congratulate you to celebrate this opportunity. मित्रों, जब मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया था तो एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद रियल एस्टेट डेवलपर्स का कोई कार्यक्रम है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि नहीं, दिस नवी नार्विगेट 25 ये रियल्टर्स का यानी डे है, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स का नहीं है। तो रियल्टर्स एंड डेवलपर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप सब एक पर्टिकुलर एक काम के लिए एक सहयोगी की भूमिका, यू असिस्ट द इंडस्ट्री, यू प्रमोट द इंडस्ट्री, इस नाते से आपकी भूमिका की मैं सराहना करता हूं। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक ऐसा उद्योग, जिस उद्योग की बहुत बड़ी एक भूमिका है, हमको मालूम है कि अपना देश बाय 2047 हम इसको एक विशेष रूप में देखना चाहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में विकसित भारत को हम लाना चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी की अपील है। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रक्रिया का, वो है हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, हमारी आर्थिकी क्या है, हमारा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड लेवल क्या हो, उसी से हम अपने इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और उस आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है, इट इज द ओनली वे टू गेट अवर कंट्री टू दैट पोजीशन। और इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में ये जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, हमारा ये जो एक प्रकार का हमारा जो काम है, इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसका पोर्शन, जैसा मुझे बताया गया कि इसका कंट्रीब्यूशन टोटल इंडस्ट्री में 18% है। इट इज अ बिग चंक। तो 18% की इंडस्ट्री को अगर हम बढ़ाने में कामयाब होंगे, जिसका जो मार्केट साइज है, वो जो आज की डेट में भी ये यानी बाई 2030 जो इसका अनुमान बताया गया है, वो 85 लाख करोड़ का बताया गया है। अंग्रेजी भाषा में शब्द थोड़ा छोटा होता है, $1 ट्रिलियन, तो उसमें लगता है इट इज वन। लेकिन अगर हम अपने भाषा में बोलें तो 85 लाख करोड़ यानी 1 करोड़ करोड़ के लगभग। दैट बिग साइज ऑफ द इकोनॉमी, ये हमारे इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। देश की आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ने में भी विशेष तौर पर शहरीकरण बहुत होता जा रहा है। 60s में ऐसा माना जाता था कि अपने देश की आबादी 20% अर्बन आबादी है। आज जो बढ़कर के इट्स अराउंड 35%, और बाय 2047 इट विल कम अराउंड 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विल बी अर्बन पॉपुलेशन। तो 50% आबादी शहरों की जब हो जाएगी, तो स्वाभाविक है एक घर का सपना, ड्रीम फॉर इज ओन होम, ये बहुत बड़ा सपना परिवार का, व्यक्ति का होता है कि मेरे सिर पर छत कैसे आ जाए, घर में अपना कैसे बन जाए। तो इसका स्वाभाविक रूप से जिनके पास बिल्कुल घर है नहीं, उसकी जो आकांक्षा है वो बहुत बड़ी होती है। हम लोग जैसे लोग हैं, अपने अपने घर में, अच्छे घर में बैठे हैं, हमको घर बदलने में उतनी खुशी नहीं होती है कि छोटे घर से बड़े घर में चले गए। लेकिन जिसके पास घर है ही नहीं, उसके सिर पर छत हो जाए तो उसकी खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते, इतनी खुशी उसको होती है। तो मित्रों, कुल मिलाकर इस जीडीपी ग्रोथ में, अर्बनाइजेशन में बहुत काम हमको करने होंगे। खास करके ग्लोबल इनोवेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये हमको यहाँ लेके आनी होंगी। हालांकि हम भी बहुत पीछे नहीं हैं, हम दुनिया की अच्छी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके और अच्छा एक अर्बनाइजेशन का काम कर रहे हैं। फिर भी इसको और आगे बढ़ना होगा।
और इस रियल एस्टेट के साथ जो और भी लोग जुड़े हुए हैं, खास करके किसान, कृषि, जमीन, लैंड, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें लैंड एग्रीगेटर्स को भी हमें अपने साथ शामिल करके और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एलाइड इंडस्ट्रीज, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, वो इसका एक एडिशनल बेनिफिट है कि हमारे इस काम में रोजगार को एक बहुत बड़ा काम मिलेगा। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विषय है वो हमारे सामने है कि हम सिटीज को इस अर्बन ग्रोथ में सिटीज को अच्छा कैसा बना सकें। सरकार भी समय समय पर नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है। उस प्रोजेक्ट्स में खास करके जैसे पिछले दिनों में स्मार्ट सिटी मिशन ये हमने बनाया। तो स्मार्ट सिटी मिशन का अर्थ ये नहीं था कि हर एक सिटी को हम स्मार्ट सिटी की उस इन टोटलिटी में सब काम सरकार कर पाएगी। वो एक रेप्लिकेट करने के लिए कुछ मॉडल, कुछ जिसको कहना चाहिए डिजिटल एक सर्विसेज, ये हम शहरों में कैसे दे सकते हैं, इसका एक 100 शहरों के अंदर एक प्रयोग किया गया। अच्छे प्रयोग हुए। 7,500 नए प्रोजेक्ट्स इन 100 सिटीज में जो मंजूर किए गए उनको पूरा करवाया जा रहा है। बहुत 95% पूरे हो गए, 5% इज लेफ्ट आउट, वो अगले 6 महीने में सारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी की कल्पना इसलिए थी कि हम उसके आधार पर अपने शहरों को बहुत एक अच्छा स्वरूप दे सकें। एक आवश्यकता अपने यहाँ की है कि बहुत सिटीज ऐसी हैं एज ओल्ड एज 100 ईयर्स, यानी 200 ईयर्स भी पुराने शहर बीच बीच में बनते रहते हैं, बीच बीच में नए आते रहते हैं, लेकिन लोकेलिटी अनप्लैन्ड लोकेलिटी है, वहां भी उनका रहना जो है बहुत कोई अच्छा संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी रीडेवलपमेंट ऑफ दो सिटीज, ये अपने आप में काम है। ऐसे ही बहुत से बाहर से जो लोग आते हैं शहरों के अंदर अपने रोजगार के लिए, वो कहीं ना कहीं इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के बैठते हैं। एक तरफ तो हमारी हाई लेवल की इस प्रकार की बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहीं बीच में झुग्गी झोपड़ी भी है। तो उन लोगों को भी मकान भी हमको देना है, वहां की डेवलपमेंट भी करनी है। इन सिटू डेवलपमेंट ये भी उसका एक अपना प्रकार है, इस पर भी हमको काम करना है। इस पर भी सब मिल करके सोचें। आम आदमी को मकान मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये भी एक उसमें एक विशेष प्रकार है। उसमें सरकार भी नई योजनाओं के साथ हम सहायता करती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंदर 4 वर्टिकल लिए गए हैं। वो बहुत गरीबों के लिए भी हैं। जिनको अपना मकान नहीं चाहिए, वो रेंटल हाउसिंग स्कीम में भी मकान अपना ले सकते हैं। तो ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी कहा है कि वो अपनी प्लान में जमीन अपने पास अगर है तो एक रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी मकान बनाए, ताकि जो मकान अपना नहीं लेना चाहता, उसका स्टेबिलिटी उसकी नहीं है, एक जगह वो रहता नहीं है, आज काम यहाँ करता है, कल दूसरी जगह करता है, तो इस वर्टिकल का भी लाभ ये उनको हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन सब विषयों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, ये भी हम लगातार करते हैं, बढ़ाते हैं। उसमें आप जैसे लोगों का सुझाव मिलते हैं, सहयोग मिलता है, तो उसको और जरा धारदार उन पॉलिसीज को बनाया जा सकता है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ, जितने रिफॉर्म्स हुए हैं उन रिफॉर्म्स में 2016 में रेरा इज सच ए नोबल रिफॉर्म, कि जिसके कारण से जो हमारे डेवलपर्स हैं और जो हाउस ओनर्स हैं, उनके बीच के जो विवाद हैं, झगड़े हैं, उनको खत्म करने के लिए एक बहुत इनोवेटिव एक एक्ट बन के आया है। मुझे वर्मा जी कह रहे थे कि उस समय इन्होंने भी उसमें बहुत सा सुझाव बहुत दिए, बहुत से रिफॉर्म करने में चीजें आगे लेकर के आए। तो आप जैसे लोग, जो कि सीधा सीधा संबंध आपका डेवलपर्स के साथ भी है, सीधा सीधा आप होम बायर्स के साथ, यूजर के साथ, एंड यूजर्स के साथ भी अपना संबंध रखते हैं, तो आपके सुझाव ज्यादा कारगर हो सकते हैं। ये एक रिफॉर्म जो किया गया है, ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म किया गया है। इसी प्रकार शहरों के अंदर उनकी लिवेबिलिटी अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, जो हमारा स्वच्छता का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हम करते हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम, तो अर्बन नाम की जो ये अमृत नाम की जो स्कीम, ये भी 2 बार हमने चलाई है, अमृत 1, अमृत 2, ताकि इसमें से जो सिटीजन है उसकी लिवेबिलिटी ये अच्छी बने। तो इस प्रकार की पॉलिसी भी हमने चलाई है। ऐसे ही फाइनेंशियल
रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, जैसा 100% एफडीआई, इसकी जो परमिशन है, ये अपने आप में फाइनेंसिंग के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत टूल है, जिसमें से इस प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी ना आए। तो ये भी सरकार ने अब किया है, इसका भी लाभ हमको मिलेगा। जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग, उनके जो बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके कारण से उनको जो आने वाली रोजमर्रा की सरकार के साथ जितनी डीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सी उनको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो ऐसी कंप्लायंस को एक प्रकार से कम ट्रबल करते हुए, हैसल फ्री कंप्लायंस, इसको करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंदर आज बहुत सरल हो गया काम करना। मैं तो अनुभव हरियाणा का बता सकता हूँ ज्यादा। हरियाणा में चूंकि 9 वर्ष तक मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला, उसमें रियल डेवलपर्स के, खास करके गुरुग्राम, फरीदाबाद, और ये जो एरिया है, यहाँ के लोग बहुत ही कई समस्याओं से जूझते रहते थे। हमने बहुत पॉलिसीज का, जैसा उनके सुझाव आए, अमेंडमेंट की, नई पॉलिसीज लाए। मुझे, अगर मैं ठीक से उसका अनुमान लगा सकता हूँ, मोर देन 30 पॉलिसीज हमने नई बनाई या उसके अंदर अमेंडमेंट की है, मोर देन 30 पॉलिसीज। आप लोग क्योंकि गुरुग्राम में भी काम करने वाले बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, आपको ध्यान में होगा, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ डेवलपर्स आए कि स्टील+4, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई गवर्नमेंट इसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। हमने स्टील+4 का एकदम प्रावधान उनका किया, और जो भी उसके लिए एफआर चाहिए, एफआर का प्रावधान किया, ताकि आदमी को सस्ता मकान मिल सके, और डेवलपर्स, जो मध्यम श्रेणी के डेवलपर्स हैं, उनको भी काम का उसमें लाभ हो सके। तो इस पॉलिसी से बहुत ज्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ है। ऐसी हमने पॉलिसी बनाई है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसा मैंने पहले कहा, हम अपने यहाँ तो अच्छी चीज करते ही हैं, फिर भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने नई नई चीज में किसी किसी आयाम के अंदर अच्छा काम किया है। जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, सिंगापुर और जर्मनी, इसके अंदर एक लीड नाम से और वेल नाम से जो सर्टिफिकेशन का एक एक सिस्टम बनाया गया है, हमको उसको अपनाना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि सर्टिफिकेशन होने के बाद एक विश्वसनीयता बढ़ती है, सामने वाले यूजर को पता लगता है कि हाँ, ये सर्टिफिकेट के बाद मैं निश्चिंत हूँ कि ये जो बना हुआ मकान है मेरा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छी है, और ये एक सस्टेनेबल जो एक मॉडल है, इस मॉडल को मुझे अपनाना है, तो वो सर्टिफिकेट देख करके अपना काम चला सकता है। इसी प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग की जो इनोवेशन है, बहुत इनोवेशंस हुए हैं यूरोप में और यूएसए में। तो ऐसे जो फाइनेंसिंग के खास करके ये मॉडल हैं, इसको भी अपनाना चाहिए। और पीपीपी मॉडल, ये भी एक बड़ा प्रयोग उन्होंने वहां किया है, ताकि न केवल सरकार के ऊपर चीजें निर्भर करें, बल्कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ये भी अगर लोगों की होती है, फाइनेंसिंग में भी उपयोग होता है, और उसकी स्पीड भी बनती है। तो इस मॉडल को भी हमको अपनाना है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रियल एस्टेट मैनेजमेंट, यानी इस रियल एस्टेट मैनेजमेंट का अर्थ यह है कि टोटल मिलाकर के कई बार तो इन्वेंट्री नहीं पता लगती कि आज किस शहर में कितनी इन्वेंट्री है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने हमारे डेवलपर ने अपने एस्टेट को बना के रखा हुआ है, और मैनेज करके उनके जो हैंड होल्डिंग है, उस हैंड होल्डिंग के सिस्टम भी ऐसा यूएई में और यूएसए में एआई के माध्यम से एक ब्लॉकचेन और जो आईओटी या आईओटी का जो कुशल प्रयोग किया है, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, इसका भी हमको उपयोग अपने यहाँ करना चाहिए। इसी प्रकार इन सभी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको हम यूज करेंगे, तो ये निश्चित रूप से सबको ये लाभ होगा। मैं अंत में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई इस बात की देता हूं कि आज आप दिन भर अपने इस प्रकार के सब विषयों के ऊपर जो विचार करेंगे, इसके अंदर हम अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं, हमारा सिस्टम ट्रस्टवर्दी कैसे हो, ये जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा। वरना कई बार तो कोई कोई बिजनेस शंका के घेरे में आ जाता है, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं लगता है कि मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है ये ठीक है या गलत है, और शंका करना बड़ा आसान है, कह देंगे ये जरूर लूट रहा है मुझे। वो 10 जगह जाएगा, घूम घाम के आखिर में उसका विश्वास जमता नहीं है। पैसे भी उसके पास होते हैं,
लेकिन वह डील नहीं कर सकता क्योंकि उसका विश्वास नहीं जमता है। तो इसलिए हमें अपने सारे सिस्टम में ये दोनों फैक्टर जरूर लेके आने हैं कि ट्रांसपेरेंसी जरूर हो, हम ट्रस्टवर्दी बने कि ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ऐसे सिस्टम्स को इवॉल्व करना चाहिए। वरना तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं, हम कुल मिलाकर के जो काम कर रहे हैं रियल्टर्स, हम इनको एजेंट्स भी कह सकते हैं। सामान्य भाषा में लोग पहले इसको दलाल शब्द कहा करते थे। जब हम छोटे होते थे तो उस समय यही शब्द प्रचलित होते थे और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज कम होती थी। कभी कभी मुझे सब्जी मंडी में जाने का मौका मिलता था। ये सब्जी मंडी से अलग है बिजनेस, लेकिन वहां का मैं बता रहा हूँ। कमीशन एजेंट तो सब जगह जो होते हैं उनके कोई प्रैक्टिस होती हैं। तो वहां उस सब्जी को खरीदते थे, बेचते थे। खरीदने वाले को एक साइड में रखते थे, बेचने वाले को एक साइड में करते थे। और वो बातचीत करने का ढंग क्या होता था, वो एक बड़ा सा कपड़ा अपने गले में रखते थे और उस कपड़े के नीचे बेचने वाले का हाथ पकड़ के और अपना हाथ उस कपड़े के नीचे ले आते थे और अपने हाथ से उंगलियों से कोई भाषा उनकी निश्चित थी उसको बताते थे। फिर वो जो बेचने वाला होता था उसके पास जाते थे, उस कपड़े को लेकर के उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ में डालते थे और उसको कोई भाषा बताते थे। तो थोड़ी देर में कहते कि हाँ ठीक है, ये सौदा हो गया तुम्हारा, जाओ। क्या हो गया ये नहीं ना उसको बताता ना उसको बताता था। तो जो हिडन कंसेप्ट्स जो होती हैं, इसको हमको रोकना होगा, तभी विश्वास बनता है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा एक बिजनेस का एक इंटरमीडिएशन कराने के बाद कुछ कट उधर लगाएंगे, कुछ कट इधर लगाएंगे, तो जो हेयर कट जैसे लगता है, दिस साइड एंड दैट साइड, इस प्रकार का काम हमको नहीं करना है। मैं कल वर्मा जी कह रहा था कि मेरे पुराने अनुभव हैं, मैं वो जरूर मंच पर बताऊंगा। ठीक है ना? तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस, ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है आपके पॉलिसी मेकिंग के नाते से या अन्य प्रकार की जो भी सहायता करनी है, कोई फाइनेंसिंग में सहायता करनी है इस उद्योग की, सरकार की ओर से जितने भी आयाम हो सकते हैं उसको करने के लिए हमेशा हम खुला रखते हैं। क्योंकि मेरे पास अर्बन डेवलपमेंट का, हाउसिंग का, दोनों ये काम है। तो जो भी कोई नए सुझाव आपकी तरफ से आएंगे, आपकी तरफ से आने वाले सुझाव, उनको सबको बहुत बारीकी से हम लोग विचार करेंगे। और कुल मिलाकर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अपना जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो भूमिका है उसको निभाएं। आज आप दिन भर बैठने वाले हैं, आज और कल दोनों दिन। तो इन दोनों दिनों में जो भी आगे की चर्चा है, उस चर्चा की जानकारी लेने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। आज मैं आपके पास आया हूं, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।